दोस्तों जीएसटी सीरीज में आज आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वह है कि जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। जल्दी से बताइए दोस्तों, जापान में होन्शु द्वीप का नाम सुना होगा, ठीक है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कल वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया था कि टोक्यो जो था वो जापान का सबसे बड़ा बंदरगाह था, उसके बाद दूसरे नंबर पे योकोहामा था, याद है आपको। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन दे रहा है कोयला के लिए, लौ ऐश के लिए, तेल के लिए या फिर हीरे के लिए। तो याद रखिएगा जो होन्शु द्वीप है जापान का, ये तेल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। साथ ही साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी फेमस है होन्शु द्वीप, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए तेल, और इसके साथ साथ दोस्तों एक और मामले में आगे है, जिंक कापर की अधिकता यहाँ पर पाई जाती है। जिंक कापर, ठीक है। दो चीजों को याद रखिएगा, जिंक और कापर और तेल, इन तीन चीजों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। जल्दी से बताइए, किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। पहला ऑप्शन दे रहा है कि लॉर्ड वेलेजली को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को या लॉर्ड रिपन को, ठीक है। ये आपको बताना है। स्थानीय स्वशासन का जनक या स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा गया है, लॉर्ड रिपन को कहा गया है। कई लोग कंफ्यूजन में कानवालिश करते हैं, वो अस्थायी स्वशासन है, ठीक है। यहाँ मैं स्थानीय स्वशासन की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। इसके लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। और इसी के तहत दोस्तों आगे चल के हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में यह बताया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन कैसे होगा, कैसे गांव के लिए अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं, कैसे वहां पर स्वायत्त शासन स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए काम हुआ है, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन याद रखेगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। सबसे पहले सुझाव किसने दिया था, नेहरू ने, गांधी ने, जेपी नारायण ने या फिर एमएन राय ने। देखिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा ना, कई लोग कह रहे हैं कि सर बहुत आसान सीरीज है। दोस्तों आसान है ना, तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए और हमको ये बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से बताइए कितने नंबर आ रहे हैं। आपको लगता ना आसान है, एक बार आप सारी सीरीज में अगर आसान है 25 क्वेश्चन में 25 करके दिखाओ ना, आसान है तो बस काम खत्म, ठीक है। अगर 20 आ रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, ये आप समझ के रखो, ठीक है। 80% मार्क्स पा रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर नहीं है। आपको आगे आना है और 90-95% जब तक ना आए तब तक कोई मतलब नहीं है कि आप अच्छा हो, बेहतर हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए तो बताइए इसका उत्तर। इसी प्रश्न का उत्तर बता के देखिए आप, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव पारित किया था। तो याद रखिए दोस्तों वो थे एमएन राय, ठीक है, मानवेंद्र नाथ राय, याद रहेगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके पहले भी अगर देखेंगे आप तो मोतीलाल नेहरू का नाम आता है, जिन्होंने सबसे पहले कहा था, लेकिन उनका नाम यहाँ पे दे नहीं रहा है। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने कहा था। लेकिन अगर औपचारिक रूप से बात करेंगे संविधान सभा का विचार किसने प्रतिपादित किया था, तो एमएन राय ने किया था। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है। कौन सा ऐसा कोड है जो इस्तेमाल किया जाता है पूरे विश्व में, ठीक है। कह रहा है AS। अब देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए लिखा है ए, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ तभी आप समझ पाओगे। ASCII जिसको बोलते हैं आस्की कोड, ये बिल्कुल सही है। आगे होलरिथ कोड, फिर है EBCDIC, इस तरह का कोड तो मैंने कभी नहीं सुना। ISCII, ठीक है। तो याद रखिए आस्की कोड है दोस्तों, आस्की कोड एकदम राइट आंसर है। और ये विश्व में वर्तमान कंप्यूटिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी होता है दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपसे कभी कभी फुल फॉर्म के लिए भी पूछ देता है एग्जाम में। क्या मैंने बोला, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, याद रहेगा आपको। तो याद रखेगा ज्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। एक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार, मतलब ये है कि कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो याद रखिए 6 क्षेत्रों में होता है। पहला होता है दोस्तों जिसमें देखिए फिजिक्स और बायोलॉजी, ठीक है, सॉरी फिजिक्स तो अलग होता है, बायोलॉजी अलग होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब साइंस का 3 फील्ड हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 3 हो जाता है। एक हो जाता है आपका साहित्य का, ठीक है, ये आपका 4 हो गया। एक आपका हो जाता है शांति का नोबेल, ठीक है, और एक आपका हो जाता है अर्थशास्त्र का, ठीक है। इस तरह से कुल कितने हो गए, कुल 6 फील्ड में दिया जाता है। तो यहाँ पे 6 याद रखिएगा, ठीक है। शुरुआत में केवल 5 ही दिया जाता था, बाद में जो है इसमें शामिल किया गया था 6ठे नंबर पे अर्थशास्त्र को भी। कह रहा जल्लीकट्टू के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, जल्दी बताइए। त्रिचूल, कीर्तिगाई या फिर ओणम या पोंगल, जल्लीकट्टू के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ पोंगल, ठीक है, क्योंकि ओणम जो है दोस्तों ये कहाँ का त्योहार है, तो केरल का त्योहार है। और जो जल्लीकट्टू है, आप अगर थोड़ा सा माइंड लगाए तो जल्लीकट्टू जो त्योहार है
ये तमिलनाडु के ग्रामीण इलाके में एक परंपरागत खेल है। और पोंगल जो त्योहार है, ये पोंगल त्योहार के दौरान ही जल्लीकट्टू कराया जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और ये खेल जो आज का नहीं है, लगभग 2000 साल पुराना खेल है, मतलब ये सीधे उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और वहाँ का गौरव भी कहा जाता है, वहाँ का सांस्कृतिक प्रतीक भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। आप एक बार यूट्यूब पे खोल के देख सकते हैं कि किस तरह से लड़ाई होती है। आगे कह रहा है कि सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध क्या थे मुक्केबाज। अब इनके नाम में तो इतना प्यार झलक रहा है, मुक्केबाज और तैराक तो हो नहीं सकते हैं, कवि और चित्रकार हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये कवि हैं सुब्रमण्यम भारती जो थे, ये कवि थे। और कहाँ के कवि थे, तो याद रखिए तमिल कवि थे। और इनको तमिल में मतलब कि दक्षिण भारत में महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। महाकवि भरतियार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ये तो आसान क्वेश्चन है, हंसते मुस्कुराते आप सभी कर देंगे। राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि उन्होंने ये कब कहा था, इसका सही उत्तर अगर आप दे देंगे, उन्होंने मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को कब कहा था, अगर इसका उत्तर आप दे देंगे तब मैं आपको इस क्वेश्चन पे 1 नंबर दूंगा, अदरवाइज आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। जल्दी से बताइए कब कहा था और कहां से कहा था। तो याद रखिए दोस्तों, सिंगापुर रेडियो स्टेशन से पहली बार कहा था। कहां से, सिंगापुर रेडियो स्टेशन से। और कब कहा था, तो 1944 में अपना संदेश वहां से प्रसारित किया था। तो 44 याद रखिएगा। आगे, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। अब कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश तो है नहीं, सिक्किम ऑप्शन बनता है। हाँ, यहाँ पे आप कंफ्यूज तब होते जब आपको हम पूर्वोत्तर के कुछ और जो है राज्यों का नाम बताते, तो आप कंफ्यूजन में आ जाते, ठीक है। बट चलिए कोई बात नहीं, सिक्किम याद रखे दोस्तों, सिक्किम जो है वहां पर भी नेपाली भाषा अधिकांश जनसंख्या बोलती है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, और अभी आपने हाल ही में देखा, कमेंट करके बताइएगा कि पूर्वोत्तर भारत के कौन से चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना शपथ किस भाषा में लिया है, अपना शपथ जो है किस भाषा में ग्रहण किया, नेपाली भाषा में ग्रहण किया। एक करंट का क्वेश्चन है, अब आप कमेंट करके बताइएगा। या चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, इस प्रश्न का उत्तर आपको 1 नंबर तब मिलेगा जब आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। जल्दी से बताइए, अब मैं ही करने वाला हूं, ठीक है। जबकि आपके सामने कोई आसान क्वेश्चन होगा, मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन वहां पे पुटअप करूंगा और आपको अच्छा खेलना है, आप खेल खेल में पढ़ना सीखो एकदम एंटरटेनमेंट के साथ, ठीक है, ताकि कोई प्रेशर ना बने। कह रहा पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किससे गठित होता है, किससे बनता है। अरे जो भूपरपट्टी है, जो क्रस्ट है, ऊपरी हिस्सा, ये किससे बनता है। कह रहा ऑक्सीजन और आयरन से, ऑक्सीजन और सिलिकॉन से, सिलिकॉन और आयरन से, या सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। जल्दी से बताइए किससे बनता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कई लोग कंफ्यूजन में यहाँ पर 2 प्रश्न कर सकते हैं, पहला और तीसरा तो गलत मान लेंगे। आपके सामने 2 ऑप्शन बनता है, दूसरा और चौथा में से कोई एक सही है, और जल्दी से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो याद रखिए, ऑक्सीजन और सिलिकॉन आपका राइट उत्तर है। जो पृथ्वी की क्रस्ट है, पपड़ी है, वहां पर ऑक्सीजन और सिलिकॉन पाया जाता है। करा अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया था, ठीक है, अबुल फजल को, वो तो इतिहासकार था। मियां तानसेन, हाँ ये गाना बजाते गाते थे, ठीक है, ये संगीतज्ञ थे। राजा बीरबल, ये तो मंत्री हो गए। राजा टोडरमल, ये राजस्व विभाग से संबंधित था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मियां तानसेन। क्या हो जाएगा, मियां तानसेन, ठीक है। चलिए, अच्छा ये प्रश्न हो गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। मैं आपसे अनुच्छेद नहीं पूछ रहा हूं, हर बार मैं आपसे अनुच्छेद पूछता हूं कि भैया बताइए कि कितने अनुच्छेद में क्या है, लेकिन आज मैं आपसे अनुच्छेद नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टोटल कितनी सीट है। तो याद रखिए दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 131 सीट, ठीक है। कितना, 131 सीट जो दोस्तों है वो किसके लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है। कैसे, तो याद रखिएगा, एससी के लिए कुल 84 सीटों का आरक्षण किया गया है, और एसटी के लिए जो है 47 सीटों का आरक्षण किया गया। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, लोकसभा की बात कर रहा हूं, विधानसभा की नहीं। 131 सही उत्तर है। करा अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बड़ा आसान है, बट आसान नहीं है, ठीक है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। इसी को देख करके बुलंद दरवाजा बनवाया है अकबर ने। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपको पता होगा ये चारों जो क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, उत्तर दे रहा है आपका, ये चारों विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। और अलाई दरवाजा इसमें से किस में शामिल किया गया, तो याद रखिए कुतुब मीनार वाले जो सेक्शन में इसको भी शामिल किया गया विश्व विरासत स्थल की सूची में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कंप्यूटर विज्ञान में ए
एएसपी का विस्तारित रूप क्या है? कर सार सेवा प्रदाता। अब तो पक्का नहीं बता पाएंगे। एक्चुअली में क्या है ना कि एएसपी इंग्लिश शब्द है और अगर इंग्लिश में ऑप्शन में देता तो आप बता ले जाते। मैं क्या किया हूँ, उसी ऑप्शन को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया हूँ और अब आपको बताना है। तो चलो छोड़ो, अगर मैं आपको एक नंबर फ्री में दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए एक नंबर आपको फ्री में दिया जाता है, बशर्ते कंडीशन ये है कि आपको कम से कम एएसपी का फुल फॉर्म तो बताना ही है, ठीक है। एएसपी का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए। तो याद रखिए, एएसपी का फुल फॉर्म होता है, ए फॉर होता है एक्टिव, अब तो बता दीजिए। एस फॉर होता है सर्वर, अब बता दीजिए एक्टिव सर्वर। अब पी फॉर होता है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल ना, हाँ नहीं, पी माने होता है पेजेस, ठीक है। तो एक्टिव सर्वर पेजेस, ये एएसपी का फुल फॉर्म होता है। एक्टिव को हिंदी में बोलते हैं सक्रिय, सर्वर को बोलते हैं क्या, सेवक, पेज को बोलते हैं पृष्ठ। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो, सक्रिय सेवक पृष्ठ, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करा तेरह ताली। तेरह ताली दोस्तों कहाँ का नृत्य है? तेरह ताली जल्दी से बताइए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर और कर्नाटक, जल्दी से बताइए तेरह ताली कहाँ पर। वैसे तो तेरह ताली दो जगह पर होता है, एक राजस्थान, एक मध्य प्रदेश, ठीक है। दोनों स्टेट का नाम आप याद रखेंगे, तेरह ताली दोनों जगह पर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं जमीन पर बैठ कर नृत्य करती हैं और पुरुष जो होता है मंजीरा, झांझ या कोई इस तरह का वाद्य यंत्र लेकर के बजाता रहता है और नाचता रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा तेरह ताली कहां से संबंधित है? मध्य प्रदेश और राजस्थान से। चलिए, एक अटपटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? जल्दी से बताइए, कितने शब्दों से मिलकर के भारतीय संविधान बना है? अब आप कहोगे सर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है। पूछा है भाई एग्जाम में, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर होगा 1,20,000। चलो, अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया तो भी मैं अपने तरफ से आपको एक नंबर फ्री में देना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। फ्री में होने की वजह से कंडीशन ये है कि आप ये बता दो कि हमारे संविधान को कब पूरी तरीके से लागू किया गया था और कब बनाया गया था। तो याद रखिए 26 नवंबर 1949 को बन गया था और 26 जनवरी, ठीक है, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। 26 नवंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां सारा कामकाज पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होता है? ये क्वेश्चन मैं आपको करंट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जल्दी से बताइए कौन सा ऐसा केंद्र शासित राज्य है? केंद्र शासित पूछा है और यहाँ पर देख रहे हैं कि चारों, एक्चुअली दीठ यहाँ पर गलत है, यहाँ पर दीव होना चाहिए ना, दमन दीव की बात कर रहा है, ठीक है। तो दीव ऐसे नहीं होगा, दीव ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो दमन दीव की बात कर रहा है और यहाँ पर ये चारों ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, ये सभी केंद्र शासित प्रदेशों में आते हैं और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दीव, ठीक है। तो दीव याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जितने भी कामकाज होते हैं पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है कामकाज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करा एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, मतलब कि पर्यावरण समस्या से दुनिया को निजात दिलाना है या विश्व में लोगों को इसके लिए क्या करना है, सूचित करना है, लोगों को जगाना है, जागृत करना है, वो कौन सा है? तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन पीस। एक्चुअली में इसका पूरा नाम है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की समस्याओं से दुनिया के सभी देशों को रूबरू कराना, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, आपके लिए अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पैस्कल, पैस्कल नहीं होता, पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल, पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है। उस लैंग्वेज का नाम आपको बताना है। देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान समझिए। कौन सा लैंग्वेज पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट माना जाता है? ऑप्शन दे रहा है आपका, पहला ऑप्शन है फोर्टान, ठीक है, फोर्ट्रान, फोर्ट्रान नहीं होता, फोर्टान होता है, ठीक है। C++ लैंग्वेज, C++ या सी लैंग्वेज या फिर एडा। तो यहाँ पर याद रखिए, आप सभी को लगेगा कि फोर्टान सी, क्योंकि इसमें से आपने कभी एडा सुना नहीं, इसलिए इसका वो आप गलत टिक कर देंगे, जबकि यही उत्तर क्या है, सही है। एडा जो लैंग्वेज है पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका खास करके डिफेंस एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, रही बात फोर्ट्रान की, इसके बारे में बता दूंगा, ये एक तरह का ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, IBM में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सी लैंग्वेज और C++ जो है ये तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लैंग्वेज है, तो इसको भी याद रखिए आप। करा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है? ठीक है, कौन करता है? एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्मेट में कौन सेव करता है दोस्तों? कन्वर्ट करता है। तो याद रखिए एनालॉग कंप्यूटर का ही काम है, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल प्लेटफॉर्म में परिवर्तित करने के लिए उसको बनाया गया, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर
कंप्यूटर में क्या होता होगा, तो डिजिटल कंप्यूटर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो तो आपका बाइनरी कोड को प्रयोग करता है, तो वो हो जाएगा। हाइब्रिड में दोस्तों डिजिटल और एनालॉग ये दोनों तरह की क्वालिटी मर्ज होती है, ठीक है, इस वजह से इसको हाइब्रिड नाम दिया गया है। मेन फ्रेम दोस्तों ये काफ़ी बड़ी होती है, इसको बैंकिंग हो गया, रिसर्च हो गया, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह का सुपर कंप्यूटर टाइप का होता है। कह किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की, जल्दी से बताइए, अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत किसने किया था, तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, याद रखिए ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। को कई नाम से जाना जाता है, कभी कभी अस्थायी उपनिवेश बोलते हैं, कभी कभी अस्थायी बंदोबस्ती बोलते हैं, कभी कभी दोस्तों इसी को इस्तमरारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्ती, ठीक है, इसको भी ये भी बोला जाता है, ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें होता क्या था, इसको लागू किया गया था 1793 में, आपको पता होगा, और इसमें होता था कि जो जमींदार होंगे उनको भू राजस्व का 1/11 भाग मिलेगा और बाकी जो है कंपनी को, ठीक है, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है, जो भारत और श्रीलंका दोनों को अलग करती है, तो याद रखिए आसान क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य हम बोलते हैं, या पाक जल संधि, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगर ये अच्छा क्वेश्चन है तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो दे रहा 8 डिग्री चैनल, अगर आप यहाँ दिए हुए सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तब तो आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेगा। आपको डिस्क्राइब करना है 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, जल्दी से बताइए। मालदीव को मिनी कैसे करता है, यम को यम से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल किसे करता है, तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और ग्रेट चैनल किसको करता है, तो ये तो एकदम अलग है, किसको, ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, सुमात्रा जावा सुमात्रा देश है ना, उनसे अलग करता है आपका ग्रेट चैनल, ठीक है। तो जो लोग बताए होंगे उनको 1 नंबर मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। कह रहा उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, आपको नाम बताना है, सहरिया, थारू, भोटिया, पहरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो याद रखिए थारू जनजाति, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो थारू जनजाति है ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक है, और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ मनाई जाती है, अगर ये आपसे पूछ दे तो खास करके ये जो उत्तरी भाग है ना, जैसे आपका महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, उधर वाले जगहों पे मनाई जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे मनाई जाती है। अच्छा सहरिया कहाँ मनाई जाती है दोस्तों, सहरिया ये भी उत्तर प्रदेश में है, याद रखें ललितपुर वाले बेल्ट में सहरिया मनाई जाती है। सहरिया मनाई नहीं मतलब सहरिया जनजाति होती है वहाँ पर। सहरिया पहरिया, पहरिया दोस्तों सोनभद्र में है, ठीक है। थारू आपको बताई दिया, भोक्सा या भुक्सा या बुक्सा ये बिजनौर साइड में पड़ता है, ठीक है, तो ये सब याद रखेगा। कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 किसकी व्याख्या करता है। अब इतना आसान क्वेश्चन अगर पूछोगे बच्चा बता देगा, ठीक है। 243 जो ये पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख करता है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था इसी संबंधित है। 74वां भी इसी संबंधित है। 73वें में आपको पता होगा उसके तहत ग्राम पंचायत के बारे में यहाँ पर काम किया गया था और नगर पालिका के बारे में 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, आसान है। कह रहा ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, बताइए तो रोनाल्ड ने, प्रिस्टले ने, जॉन नेपियर ने या किसने किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों इसमें फिलहाल 2 लोग थे, एक थे सेले एक थे प्रिस्टले। कौन, ले दोनों याद रखिए, दोनों में ले है तो प्रिस्टले या फिर से ले, ठीक है, तो सेले प्रिस्टले। तो याद रखिए ऑक्सीजन ले ऑक्सीजन की खोज किया था ले ने, याद रहेगा प्रिस्टले और सेले ने किया था। इसी के साथ दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज ये समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको काफी अच्छा लगा होगा। यहाँ पर सभी विषय देखिए डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल से जुड़े और इस तरह की टेस्ट सीरीज से आपका पाला पड़ना चाहिए, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि आपकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, बस एक निवेदन है छोटा सा, हाथ जोड़कर आप उसको पूरा देखा करिए, इसकी मत किया करिए जो भी एडसेंस आए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, बस ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु सब्सक्राइब करें, शेयर करें।